हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है 5 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 अगस्त 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और जरूर करना। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना? तो शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? सिक्किम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना है। मतलब कि सरकार ने एम्प्लॉयज के लिए जो अगर रेस्ट लेना चाहते हैं, एक आध साल का मतलब है, तो वो आराम से टेस्ट ले सकते हैं, रेस्ट। अब ये सिक्किम गवर्नमेंट ने शुरू किया है, सरकार ने इसको, मतलब 365 दिन से लेकर के 1000 से लेकर ज्यादा दिनों तक की छुट्टी दी जाएगी। बीच में अगर ये चाहते हैं तो उनको अगर हॉलीडे चाहिए, लीव लेना चाहते हैं, अवकाश लेना चाहते हैं, तो कई बार क्या होता है, लोग उब जाते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं उस प्रोफेशन से, कितना भी हो, कोई एक काम कोई करता रहता है लगातार, तो उससे ऊपर होने लगती है। तो मतलब जैसे ऐसे में सिक्किम गवर्नमेंट जो है, सरकार है, ये कह रही है कि चलो ठीक है, मौका देंगे उसके बाद, लेकिन अगर हाँ इमरजेंसी पड़ती है तो 1 महीने का नोटिस दे के दोबारा से बुला लेंगे आपको, अगर बीच में जरूरत पड़ेगी तो। नहीं जरूरत पड़ रही है तो ठीक, आप रेस्ट कर रहे हो, करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1000 से 1365 दिन से लेकर 1080 दिनों तक ये अवकाश रहेगा और पूरी सैलरी मिलेगी इस दिन में, इनमें। तो इन दिनों जैसे कि प्राप्त रहेगा आपका 50% आपका सैलरी मिलती रहेगी। तो ये बन गया है पहला राज्य ऐसा करने वाला। तो लेकिन कब तक? 5 साल की जो सेवा दिए होंगे रेगुलर, उनके लिए है ये, कम से कम 5 साल सर्विस दिए हो उनके लिए है। अब ये स्टारलिंक को हाल ही में किस देश में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने का लाइसेंस मिला? अब लॉन्च करने का लाइसेंस मिल चुका है। स्टारलिंक आप जानते हो स्पेस एक्स का एक प्रोग्राम है, जिसके तहत क्या होता है, सैटेलाइट को माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं लोगों को। पृथ्वी के ऊपर इन्होंने बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ रखे हैं, उसके माध्यम से, उसके थ्रू ये इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। और अभी इन्होंने हाल में भारत में लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। आप ये आर्टिकल के थ्रू देखोगे, स्टारलिंक ने रिसीव कर लिया है लाइसेंस टू लॉन्च सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इन इंडिया। अब ये भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च कर सकेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को केंद्रीय संचार मंत्री हैं, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है, लाइसेंस इनको दे दिया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन, स्टारलिंक ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए एयरटेल और जियो के साथ में समझौता किया है। तो यानी भारत की 2 दिग्गज कंपनी है, टेलीकॉम कंपनियां हैं, ऑलरेडी इसके साथ समझौता कर चुकी हैं। तो लेकिन इनका सैटेलाइट इंटरनेट बहुत महंगा भी है। हालांकि जिन जगहों पर, जिन एरियाज में अभी तक इंटरनेट नहीं गया था आज तक, इंटरनेट वहां पर इंटरनेट पहुंचाने के लिए ये काम करेंगे। तो उनके लिए तो समझ लो कि जो लोग चाहते हैं ना कि चलो कितना भी दें लेकिन कम से कम नेटवर्क तो पकड़े, हमारे यहाँ नेटवर्क पकड़ेगा, तो उनके लिए ये आसान ही होगा, अच्छा ही होगा। खैर, स्टारलिंक सर्विस अब भारत में होगी। और ये याद रखना, अब स्पेस एक्स का ये जो है ना प्रोग्राम, एलन मस्क जो है इसके सीईओ हैं। जम्मू कश्मीर के कुलग्राम जिले में सुरक्षा बलों ने द्वारा किए गए तलाशी अभियान का नाम क्या है? तलाशी अभियान शुरू किया है जम्मू कश्मीर के कुलग्राम जिले में हुआ है, ये ऑपरेशन शुरू किया गया है और इसका नाम है ऑपरेशन का ऑपरेशन अखल। देखो, पहले तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, पाकिस्तान में घुस के मारा गया उन लोग को। फिर ऑपरेशन महादेव चला दिया गया और जो पहलगाम के आतंकी थे उनको ढूंढ ढूंढ के मारा गया श्रीनगर में। अब कुलग्राम जिले में, जम्मू कश्मीर का जो जिला है कुलगाम, यहाँ पर एक और ऑपरेशन शुरू किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन अकल। इसके तहत क्या होगा ना, आतंकवादी को ढूंढ ढूंढ करके मारा जा रहा है और एक तो कल निपटा भी दिया गया जैसा कि। तो ऑपरेशन अकल जंगल में आतंकवादियों को मौजूदगी को खुफिया जानकारी के बाद शुरू किया गया है। ये लोग ना जो बहुत घनी जंगल है उसमें छिपे बैठे रहते हैं। अभी आपने देखा भी जैसे कि 3 आतंकवादी मारे गए हैं अभी थोड़े दिन पहले। कैंप लगा के ये लोग रहते हैं बाकायदे, और वहां पर ना ड्राई फ्रूट वगैरह अपने पास बड़ी मात्रा में रखते रहते हैं और उसे खा खा के जिंदा रहते हैं। ये जंगलों में रह सके, ये माहौल शांत रखते हैं, जब धीरे से मतलब निकल जाए, ये सोचते हैं कि माहौल शांत हो तब निकल जाए। महादेव चलाया गया श्रीनगर में अब, और ऑपरेशन अखल चलाया गया है कुलग्राम जिले में। ढूंढ ढूंढ के जंगलों में इनको मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कहाँ पर खोला गया? तो प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, आप समझ सकते हो, निजी की बात करेगी प्राइवेट। तो यहाँ पर खोला गया लखनऊ में, ये स्टेशन खुला हुआ है। लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन है ये, ठीक है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन भारत का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला जैसा कि प्राइवेट रेलवे स्टेशन होने वाला है। इसमें ट्रेन ऑपरेशन और सिक्योरिटी और टिकट की बिक्री, इन 3 चीजों को छोड़ करके बाकी जो भी चीजें होंगी
मतलब यहाँ पर स्टेशन में जो मैनेजमेंट हुआ, उनकी साफ सफाई हुई, रख रखाव जो भी है ना, अन्य यात्री जो सुविधाएं होती हैं, उन पार्किंग करना शुरू हुआ, खान पान हुआ, इन सब का जो ऑपरेशन प्राइवेट कंपनीज के द्वारा किया जाएगा। तो ये एक प्रकार से पब्लिक तरीके से प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यानी कि पीपीपी मॉडल पर होगा। मतलब ये चीजें तो सरकार कर रही है, ये चीजें प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, तो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है। तो इसको रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंप दिया गया है जिम्मेदारी कि आप कंपनी को चुनो, उन कंपनियों में से लाइसेंस प्रोवाइड करो, जिस कंपनी को लाइसेंस प्रोवाइड करोगे वो इन चीजों को मैनेज करेगा। तो ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन में हुआ है और उत्तर प्रदेश का लखनऊ का ये पहला स्टेशन बना हुआ है। इससे पहले अगर पूछा जाए तो देश का जो पहला कोई रेलवे स्टेशन है तो आपको क्या बताना है, ट्रिपल पी मॉडल है पर है ये। आप कहोगे हाँ, भोपाल में स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है ये भारत का पहला प्राइवेटली मैनेज्ड रेलवे स्टेशन है। रानी कमलावती रेलवे स्टेशन, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बंसल ग्रुप जो है ये ऑपरेट कर रहा है, तो ये भी ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित है। हाल ही में 47वें उप नौसेना प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो नौसेना उप प्रमुख बताए गए हैं यहाँ पर, यानी कि ये बन गए हैं तो कौन, वाइस एडमिरल संजय वासयान। वाइस एडमिरल संजय वासयान को नया डिप्टी चीफ या कहें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त किया गया है। अभी हम आपको बता दें कि सेना के उप प्रमुख के बारे में बताया था, ये नौसेना के उप प्रमुख बने हुए हैं। इनके पास गनगिरी और मिसाइल प्रणालियों की काफी ज्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है। 1988 में ये भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। इनको 2021 में AVSS SM और नौसेना पदक यानी NM भी प्राप्त हो चुका है। ये सेनाओं को दिए जाने वाले मेडल्स होते हैं और सम्मान होते हैं। ये इनकी ग्रेड को भी दर्शाता है कि कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जैसे कि AVM की बात करें, AVSM यानी कि अति विशिष्ट सेवा मेडल या कहें नौसेना पदक प्राप्त कर चुके हैं। इंडियन नेवी आया है, आप जानते हो भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब ये नौसेना की बात करें, नौसेना प्रमुख हैं, तो आपको पता होगा नौसेना प्रमुख हो गए। अब इसके अलावा जो 4 दिसंबर को आप जानते हो नौसेना दिवस मनाया जाता है, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज है भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो कैटेगरी की बात हो रही है, नीलगिरी कैटेगरी का तीसरा जहाज जो IS ये हिमगिरी ये भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, कोलकाता में सौंपा गया। और इसको बनाया है किसने, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने, यानी GRSC ने। तो इसको अब इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। INS हिमगिरी इसका नाम है। देखो, जब भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा, भारतीय नौसेना को जहाज होगा तो उसके आगे INS लिखा होगा, यानी इंडियन नेवल शिप। अगर वो इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा जा रहा है तो क्या लिखा होगा, ICGS लिखा होगा, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप। तो ये क्या है, INS है, यानी भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, दिया गया है। ये गार्डन रिच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया हुआ है। प्रोजेक्ट 17A पोत का ये हिस्सा है। उसी पोत के हिस्से को ये मतलब इस सीरीज में कई सारे पोत बन गए हैं। इसमें INS हिमगिरी है। INS हिमगिरी के नाम से इससे पहले भी एक पोत था, लेकिन वो लिएंडर श्रेणी का फ्रिगेट था, वो रिटायर हो चुका है। तो उसी नाम के एक नया जैसे कि अपोत शामिल किया जा रहा है। 6 मई 2005 को INS हिमगिरी इससे पहले वाला जो था रिटायर हो गया, यानी कि डिकमीशन हो गया था। हाल ही में किसको सीनियर पुरुष राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, जैसे कि हम बात करें सीनियर पुरुष फुटबॉल का, मतलब आप देखो फुटबॉल का भी हम आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही हमने बताया था सीनियर पुरुष के फुटबॉल के जो कोच हैं इन्होंने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा मांग लिया गया था उनसे, एक प्रकार से प्रेशर दी करके। आप तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, कुछ खास अच्छा दिखा नहीं पा रहे हो, करवा नहीं पा रहे हो हमारी मतलब इंडिया से, तो हमारी टीम को। तो सीनियर पुरुष टीम के ये नए फुटबॉल कोच मिल गए हैं और नए फुटबॉल कोच खालिद जमील होंगे। ये भारतीय होंगे, मतलब भारतीय हैं भी, और पहली बार किसी इंडियन को पिछले 13 सालों में नियुक्त किया गया है इंडियन फुटबॉल टीम का कोच। तो खालिद जमील 48 साल के हैं, 13 वर्षों में मतलब 13 साल में पहले भारतीय बने हैं। ये स्टीफन कॉन्स्टाइन और स्टीफन टारकोविक की जगह चुने गए हैं। ये लोग रेस में थे। 2011 से 2012 तक अंतिम भारतीय मुख्य कोच शोवियो मेड्रा थे। उसके बाद 13 सालों तक कोई भारतीय कोच नहीं था। 2017 में आइजोल फुटबॉल क्लब को
ये आई लीग का खिताब दिलाने में अहम भूमिका अदा कर चुके हैं। इनका रिकॉर्ड अच्छा भी है और भारतीय भी है। देखो तो अभी मैंने जैसे कि न्यूज़पेपर में पढ़ा भी था कि कुछ और नाम थे रेस में जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था कि हम भारतीय टीम का फुटबॉल कोच बनना चाहते हैं। कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी थे जो लीजेंड खिलाड़ी होते हैं, न रिटायर से जाते हैं, बाद में कोच बन जाते हैं। उन्होंने भी अप्लाई किया था, लेकिन उनके सामने दिक्कत क्या थी, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन की कि उनकी फीस बहुत ज्यादा थी। तो भारत को चाहिए था बहुत ज्यादा कम फीस वाला देना पड़े। तो इसलिए दुर्भाग्य वाली बात यह है कि यही वजह है कि भारत जो है आप देखते हो कि 100 के पार ही रहता है, मतलब रैंकिंग में 100 के टॉप में नहीं आ पाता है। 100 के अंदर वो 100 से बाहर ही रहता है, क्योंकि पैसा उतना खर्च करना चाहता नहीं है अपना भारत की तरफ से। मतलब ये लोग टीम उतना अच्छा कोच हायर कर नहीं पाते हैं। खैर जो भी है, क्रिकेट में सबका ज्यादा फोकस रहता है, इस वजह से जो आके बाकी गेम होते हैं ना उन पर कोई फोकस नहीं कर पाता है। डबल ओलंपिक चैंपियन लॉरा ड्यूल मेयर का किस चोटी पर चढ़ाई करते हुए कारण मतलब निधन हो गया है। तो निधन की बात आई है, चढ़ाई करते हुए ये इनका निधन हुआ है। तो लॉरा ड्यूल मेयर जो है ये जर्मनी की थी और ये पाकिस्तान, जैसे कि पाकिस्तान की लैला पीक पर चढ़ाई कर रही थी। तो चढ़ाई के दौरान क्या होता है, इनका पैर फिसल जाता है, फिसलने की वजह से ये गिर गई और फिर इनका निधन हो गया। इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि कोई छोटी मोटी खिलाड़ी नहीं थी, 2 बार की ये ओलंपिक चैंपियन रह चुकी हैं, तो इनका भी निधन हो गया है। ये पर्वतारोही का काम कर रही थी, पर्वतारोही थी और लैला पीक जैसा कि जो पर चढ़ाई कर रही थी, जो कि 659 मीटर की ऊंचाई पर है। काराकोरम श्रेणी में आता है, पाकिस्तान में आता है और वहां की ये थी। ये बायथलान की दिग्गज खिलाड़ी थी और बायथलान में इन्होंने ओलंपिक में 2 बार मेडल जीते थे, 2 बार की चैंपियन रही हैं, 2 बार गोल्ड जीता था इन्होंने, 7 बार की विश्व चैंपियन भी रह चुकी थी बायथलान में। अब इनका निधन हो गया, जैसा कि 31 साल की आयु थी इनकी। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। तो एक्टर का अवार्ड जीता है विकी कौशल ने। ये विक्रांत मैसी का शाहरुख खान ने, जैसे कि बी और सी दोनों, जैसे कि हमारा ये ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोनों लोग ने संयुक्त रूप से ये जीता हुआ है, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए और विक्रांत को 12th फेल मूवी के लिए दिया गया है। इन दोनों को मिला है। पूरी लिस्ट क्या है देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो बेस्ट फिल्म का किसे चुना गया है। तो बेस्ट फिल्म जो है हिंदी फिल्म कटैल को चुना गया है। बेस्ट हिंदी फिल्म कटैल को चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में 12th फेल को चुना गया है। बेस्ट एक्टर तो ये दोनों ही हैं। बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाए तो रानी मुखर्जी हो गए हैं, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे की मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म फूलदार आदमी को चुना गया है और सर्वश्रेष्ठ निदेशक यानी बेस्ट डायरेक्टर सुदीप तो सेन को चुना गया है। केरला स्टोरी के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफी द केरला स्टोरी को चुना गया है। तो हिंदी फीचर फिल्म भी बहुत अच्छा जाता है और बेस्ट फीचर फिल्म भी पूछा जाता है, जैसा कि इनको आपको अच्छे से याद रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध हटाया। तो हेरिटेज खेल जो गेम्स थे प्रतिबंध लगा हुआ था अभी तक, उनको हटा दिया गया है, बैन किया गया था। अब 1997 से लगा हुआ था। हेरिटेज खेल क्या मतलब समझिए। विरासत खेल, अब विरासत खेल एक्चुअल में पंजाब में पहले बहुत सारे विरासत मतलब कि जो पूर्वज द्वारा खेले जा रहे थे खेल थे, गांव के द्वारा गलियों में या सब खेल चला करते थे। तो लेकिन उनके बाद से मुद्दा उठाइए कि इससे पशुओं का शोषण होता है या कहें पशुओं को नुकसान हो जाता है। कभी कभी पशुओं से मतलब और मनुष्य से भिड़ंत हो जाती है तो मनुष्य को भी लॉस होता है। आप इसको एक एग्जांपल समझो, जैसे जल्लीकट्टू होता है दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू होता है पोंगल के अवसर पर। तो उसमें बैल को कंट्रोल करना होता है, तो उसमें कई बार व्यक्ति घायल भी हो जाते हैं, कई बार व्यक्तियों को मृत्यु भी हो जाती है। तो इसको लेकर के वहां पर खूब विवाद एक बार हुआ था, लेकिन वहां की जो जनता है पब्लिक उसने प्रेशर बनाया, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू करने का भी आदेश दिया गया। बाद में तो उसे बंद नहीं किया गया। ऐसे ही यहाँ पर कुछ ऐसे पारंपरिक खेल चला करते थे, हेरिटेज गेम्स चला करते थे, जिनको 1997 में बंद कर दिया गया था। अब पंजाब सरकार, राज्य सरकार ने कहा कि इसे दोबारा चालू किया गया है, ठीक है जाएगा। कुछ सुविधाएं जैसे कि बताएं वहां पर बढ़ती जाएंगी कि जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसमें ऐसे बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़ दौड़, कबूतरबाजी ऐसे खेल हुआ करते थे पंजाब में, जो बंद कर दिए गए थे 1997 में, लेकिन अब फिर से चालू कर दिए गए हैं। ये आपको क्लियर है। तो ये थे साथियों आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।